लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्राचीन इतिहास हम लोग कवर कर रहे थे। प्राचीन इतिहास में गुप्त काल चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गुप्त काल का शासन जो है 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त जो है किसके सामंत थे? तो गुप्त जो है वह कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो है किनके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अभिलेख या स्तंभ लेख दिए गए, दूसरी तरफ उससे संबंधित शासक दिया गया, हमें मिलान करना है। पहला है प्रयाग या इलाहाबाद प्रस्ती जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। बिलसड स्तंभ जो है किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से। और मंदसौर लेख जो है वंधु वर्मन से संबंधित है। इस प्रकार जो चारों दिया गया अक्सर एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ती लेख का जो है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया। भीतरी स्तंभ लेख के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लूसेंट में जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी आपको बार बार रिवीजन करने से एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस प्रकार हमारा आंसर जो है ए होगा। क्या होगा? ए। एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो यह जो है आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो था वह गुप्त काल के दौरान एक महान वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था और खगोल विज्ञानी था। कौन? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? दरबारी या सरकारी भाषा जो है गुप्त शासकों का क्या था? तो संस्कृत था। संस्कृत जो है गुप्त शासकों का दरबारी भाषा था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। किसे? तो समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन जो है देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया। SSC, RRB, UPPCS, CGPS, BPSC सभी एग्जामों में अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वह राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ये भी एग्जाम SSC एग्जाम में, CGPS में पूछा गया, BPSC और UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है कला एवं तथा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियां जो है वह किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका अन्य नाम क्या था? तो विक्रमादित्य के क्या थे? दरबारी राजकवि। कौन थे? तो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो एरन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज क्या था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है वह गुप्त काल था। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का
स्वर्ण युग या फिर गोल्डन एज कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है वह चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतु बंध रचनाकार जो है प्रवर सेन द्वितीय वह किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था। किस वंश का? सेतु बंध तो वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज जो है वह समुद्रगुप्त को कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को स्तंभ लेख में सक्रोपम जो कहा गया है वह काहोम स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख में, काहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह जो है बोधगया में। बोधगया में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो यह जो है गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है किस काल में हुआ है? तो सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण किया था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। कौन थे? विष्णु जो है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो चांदी के विशेष सिक्के जो है शकों को पराजित करने के बाद जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद जारी किए। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो मेहरौली स्थित जो है दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण जो हुआ चतुर्थ सदी में हुआ था। किस सदी में? चतुर्थ सदी में हुआ था। फाहियान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा है? तो फाहियान और हेनसांग ने किन राज्यों को? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः को देखा है। तो फाहियान एवं और हेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्षवर्धन क्रमशः राज्यों को देखा है। धनवंतरी थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में एक प्रसिद्ध जो कि चिकित्सक थे। धनवंतरी जो है एक चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है वह राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो यह जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथों फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। परंतु किनका किनका वर्णन मिलता है ये आप जरूर याद रखिए। फोकुओकी में बौद्ध राज्यों का वर्णन मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, बौद्ध मंदिरों और स्तूप एवं विहारों का वर्णन जो है वह फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो यह जो है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है कौन है? तो देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो यह जो है 16, 17, 19 में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 एवं 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमर सिंह है। पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके दरबार में जुड़े हुए हैं या किस राजा के दरबार से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी में हुआ था।
इसका श्रेय जो है किसे दिया जाता है प्रारंभ करने का? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत 319 और 320 के दौरान हुआ था। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण स्मारक के रूप में किया था। प्रयागप्रस्थी अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह जो है समुद्रगुप्त का। प्रयागप्रस्थी अभिलेख का लेखक जो है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? कला साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण जो है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में कला और साहित्य पर विशेष जोर दिया गया था, जिसके कारण ये चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। सारनाथ के धमोक स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ था? तो यह जो है गुप्त काल में। सारनाथ के धमोक स्तूप का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार जो है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है वह लिखा है कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त काल है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग जो है वह गुप्त काल है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो है उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग जो है गुप्त युग में राजस्व की भूदर थी। फ्रेंड, आपको यह ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको फास्ट रिवीजन करना है। आप अपने नोट्स से अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव को जरूर लगाइए, उसका आप रिवीजन अच्छे तरीके से करिए, जिससे आपको क्वेश्चन क्या हो, रिवीजन हो पाए। आप जो भी नोट्स पढ़ते हैं उससे क्या होता है, आप रिवीजन करिएगा जब लूसेंट को, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, उसे आप रिवीजन करने से आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते रहेगा। क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जरूर ऑब्जेक्टिव लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह जो है गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस वंश के शासकों ने? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान दिए थे। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह जो है चंद्र की स्मृति में है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इसका नाटक अग्निमित्र था। कालिदास द्वारा रचित जो है मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक जो है कौन था? तो अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह जो है प्रयाग में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग में उपलब्ध है। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो यह जो है गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा राजवंश जो है हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो यह जो है गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है हुनों के आक्रमण से सबसे अधिक विचलित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन कौन सा जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया, आपको पहले याद करना है। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा। विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। परंतु जानकी हरण जो है यह कुमार दास के द्वारा लिखा गया। कुमार दास जो है वह श्रीलंका के राजा थे। कौन थे? श्रीलंका के राजा कुमार दास के द्वारा जानकी हरण लिखा गया है रचना। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में
कहाँ पर है, तो यह जो है बाग या धार में है। बाग या धार में जो है अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था, तो 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश की अवधि जो है माना जाता है 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ है, तो बाल विवाह की प्रथा जो है गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुआ था, तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, निगेटिव है एक तरह से। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ था कब, तो गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए जाते हैं, तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक जारी किए जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप अक्सर बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, बुक होते हैं, उसे आप रिवीजन नहीं करते हैं। इसीलिए आप अच्छे तरीके से एक दो बुक को आप रिवीजन करिए, 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन करिए, जिससे आपका क्या हो, पहले बेसिक अच्छा से क्लियर हो सके। क्योंकि आप एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही नहीं बना पाते। बेसिक क्वेश्चन आप बनाइएगा तो पक्का आपका रिजल्ट होगा। आप 10 क्वेश्चन जो दिए रहते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो हार्ड दिए रहते हैं, उसके पीछे भागते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बेसिक आप अपना थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, उससे आप क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। इससे आपका क्या होगा, अच्छी तरीका से रिवीजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय भाषा में अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो यह जो है अभिज्ञान शकुंतलम है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है यूरोपीय भाषा में अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वह हमें एरन अभिलेख से मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेख कहाँ से मिलेगा, तो एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का अब सती प्रथा का उल्लेख। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से हमें बैठाना है। किस क्रम में दिए गए हैं, ये गुप्त वंश के शासक है। तो चंद्रगुप्त का शासनकाल जो है 319 से लेकर 35 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर 375 तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है 375 से 415 तक रहा। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 तक रहा। और स्कंदगुप्त का शासनकाल जो है 455 से 467 ईस्वी तक रहा है। इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन दिया गया है इसमें ई। 1 2 3 4 5 जो है लगातार क्रम में दिए गए। पुनः हम दोबारा इसे सुन लेते हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए। चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से दिए कब तक है, तो 319 से 335 तक है। समुद्रगुप्त का 335 से 375 तक। चंद्रगुप्त का शासनकाल जो द्वितीय का 375 से 415। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 और स्कंदगुप्त का शासनकाल जो है वो 455 से 467 ईस्वी तक है। हमारा ऑप्शन जो है ई मिलान दिया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो है सबसे बड़ा ढेर जो है वह कहाँ से, बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारण दिए गए। हमें बताना है, कथन और कारण के बारे में संबंध बताना है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय जो है सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। बिल्कुल प्रथम कथन सही दिया गया। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। गुप्त काल में जो है सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। दोनों कथन सही दिया गया, परंतु इसकी व्याख्या जो है कारण नहीं कर पा रहा, इसीलिए ए और बी दोनों कथन सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। हमारा बी ऑप्शन होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, तो यह जो है ताम्रलिपि से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है ताम्रलिपि नामक एक पतन से क्या होता था, संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, तो रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो होते हैं वह रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सूची मिलान करने के लिए दिया गया। कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए, कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और वो किससे संबंधित है, किस विषय से ये हमें बताना है। तो पहला है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है नाटक से संबंधित है। उनके बाद नाटक की रचना करते थे। ब्राह्मणीर जो है वो क्या थे, खगोल विज्ञानी से संबंधित है।
चरक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त जो है गणित विषय से संबंधित है। इस प्रकार सभी जो है चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा सी है, सिंगल बनाकर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, बीपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो यह जो है उज्जैन, उज्जैन जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? तो यह जो है अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम का जो है कालिदास की वह कृति है जो जिसकी गिनती जो होता है 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के रूप में गिना जाता है। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो यह जो है गुप्त काल को है। गुप्त काल में गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है गुप्त काल को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कौन कौन सा कारण था, पहले आपको अच्छे तरह से ये याद करना है। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये तीनों जो कथन है वह गुप्त वंश के पतन के प्रमुख कारण थे, परंतु सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है यह कारण नहीं था। कौन कौन कारण था गुप्त वंश के पतन का? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो होता है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, बीपीएससी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, वन लाइनर के फॉर्म में कारण पूछा जा सकता है, इसीलिए आप अच्छे तरीके से इसका जरूर रिवीजन करिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अभी प्राचीन इतिहास कवर किया जा रहा है, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से किस गुप्त काल ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाया था? तो यह जो है समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए अपनी आकृति को अंकित करवाया था समुद्रगुप्त ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? तो यह जो है आर्यभट्ट वह प्रथम भारतीय विद्वान था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है, आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम जो है का संबंध किससे है? तो नवनीत कम का संबंध जो है गुप्तकालीन पुस्तक है, इसका संबंध चिकित्सा से, किससे है? चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह जो है कौन था? रामगुप्त था। रामगुप्त जो है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक था, रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया अभिलेख दिया गया, एक तरफ शासक दिए गए, हमें मिलान करना है। पहला दिया गया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से कौन सा अभिलेख संबंधित है? प्रयाग प्रस्ती संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से मेहरौली का स्तंभ लेख संबंधित है। स्कंदगुप्त से भीतरी स्तंभ लेख, और बुद्धगुप्त से जो है वह पहाड़पुर ताम्रपत्र जो है संबंधित है। ये सभी जो है एग्जाम में मिलान करने के लिए पूछा जाता है, वन लाइनर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 का 1, 2 का बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ मुद्रा के प्रकार, दूसरी तरफ किस शासक में हुआ था? तो कुमार देवी प्रकार जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, बीना वादन प्रकार समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कार्तिकीय प्रकार जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ये मुद्रा के प्रकार थे। इस प्रकार इसका आंसर जो हमारा होगा ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट हमारा दिया गया शासक दिए गए, दूसरी तरफ उपाधियां दिया गया। ये हमें सूची को मिलान करना है। पहला दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि और स्कंदगुप्त के द्वारा सक्रोपाम की उपाधि धारण किया गया था। इस प्रकार ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर जो हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। 1 का ए हो जाता है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शासक, दूसरी तरफ पत्नियां दिया गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो है वो कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो कुमार देवी थी।
रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी और समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्ता देवी थी। रुद्रसेन द्वितीय की देवी जो है प्रभावती गुप्ता थी। कौन थी? प्रभावती गुप्ता। रामगुप्त की पत्नी का नाम पूछा जाता है चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी पूछा जाता है और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हमारा होगा ए होगा। ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 और डी का 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? तो वह जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था। सर्वा ज्योतिषा, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया था? तो सर्व राज्यों छेता जो है यह उपाधि जो है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि जो है वह धारण किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। किसके द्वारा? तो समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उनकी हत्या करके शकों के अंतिम शासक का अंत कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ रचनाकार दिया गया है, दूसरी तरफ रचना दिया गया है, इसे हमें मिलान करना है। तो पहला है आर्यभट्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय लिखा गया। धर्मंत्री के द्वारा नवनीत कम लिखा गया। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया। ब्राह्मीर के द्वारा पंच सिद्धांतक लिखा गया। इस प्रकार हमारा जो है ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 जो है सही मिलान दिया गया है। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा देख लेते हैं। तो आंसर हमारा इसका ए होगा। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? तो दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। सुदर्शन झील का जो है निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा उसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दामन ने करवाई थी। दूसरी बार जो है मरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। पहला बार जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो रुद्रदामन के द्वारा। दूसरा बार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था सुदर्शन झील का मरम्मत। एक क्रम में पूछा जाता है किसके द्वारा प्रथम, किसके द्वारा द्वितीय करवाया गया था। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भुक्ति प्रांत जो है ऊपरी कहलाता है। विषय या जिला विषयपति कहलाता है। नगर जो है नगरपति कहलाता है। ग्राम जो है ग्रामी कहलाता है। इस प्रकार जो हमारा ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 और डी का 4 हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? तो ए हो गया। कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महासंधि विग्रहिक जो है युद्ध व शांति का मंत्री है। महासंधि विग्रहिक जो है युद्ध और शांति का मंत्री है। महादंडनायक जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। महादंडनायक जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। विनय स्थिति स्थापक जो है धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी है। विनय स्थिति स्थापक जो है धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी है। महाश्वपति जो है वो कौन है? तो महाश्वपति जो है गज सेना का अध्यक्ष नहीं है बल्कि घोड़सवार सेना का प्रमुख को महाश्वपति कहा जाता है। तो महाश्वपति किसे कहा जाता है? तो घोड़सवार सेना के प्रमुख को। डी हमारा सुमेलित नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। कौन सा सुमेलित है ये हमें बताना है, सुमेलित करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला दिया गया है कि क्षेत्र भूमि। तो क्षेत्र भूमि को क्या कहा जाता था? कृषि योग भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि किसे कहा जाता था? निवास योग भूमि को। अपरहत भूमि जो है जंगली भूमि को कहा जाता था। खिल भूमि जो है किसे कहा जाता था? तो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। ऑप्शन जो हमारा ए होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आप फास्ट तरीका से रिवीजन करिए और जो भी आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं, आप उसे अपने नोटबुक में जरूर नोट करिए। थ्योरी पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए जिससे आपका थ्योरी भी क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी लगाने आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख जाएंगे। इसीलिए आप बार बार बोलता हूं मैं, आप एमसीक्यू सीरीज जरूर लगाइए, कोई भी बुक से लगाइए
परंतु एक बुक को 5 से 6 बार लगाइए और बेसिक के तौर पर उसे हमेशा उपयोग करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रस्थि जो रवि कीर्ति से संबंधित है, किरात जूर्नियम भारवी से संबंधित है, 10 कुमार चरितम जो है किससे संबंधित है? तो डांडीर से संबंधित है। मृगकटिकम जो है किससे संबंधित है? तो मृगकटिकम जो है वह शूद्रक से संबंधित है। परंतु आपको ये ध्यान देना है, प्रयाग प्रस्थि जो है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? रवि कीर्ति से नहीं संबंधित है, बल्कि हरिसेन से संबंधित है। किससे? हरिसेन से संबंधित है प्रयाग प्रस्थि। ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले गलत बता दिया था। प्रयाग प्रस्थि जो है वह किससे संबंधित है? तो हरिसेन से। किरात जूनियम भारवी से, मृगकटिकम शूद्रक से, 10 कुमार चरितम डांडी से संबंधित है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए आपको एकदम रट जाना है। एग्जाम का मतलब, आपको रिवीजन का मतलब यही हुआ कि आप रट जाइए, तभी एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ही आपको एलिमिनेट करके लगाना होता है, बार बार जब आप रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन आपको स्वयं रट जाता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहले पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वान भट्ट जो है वह अष्टांग हृदय से संबंधित है, उनके लेखक है। कामदक जो है नीतिसार से है। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस लिखा गया। अब भारती हरि जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो भारती हरि के द्वारा लिखा गया। भारती हरि हरि के द्वारा क्या लिखा गया? तो भारती हरि लिखा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो श्रेष्ठी जो है किससे संबंधित है? साहूकार को श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवाह को क्या व्यापारी कहा जाता था। कुली को शिल्पी या कारीगर कहा जाता था। कायस्थ को लेखक कहा जाता था। इस प्रकार ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन हमारा ए होगा। इस प्रकार के शब्द जो है गुप्त काल से संबंधित रिलेट करके आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिहुर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का संबंध जो है हुनों से था। किससे? मिहुर कुल का संबंध हुन से था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो कन्नौज को मौखरी जो है सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था, तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की पदवी को धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो यह जो है उनकी जंग रोधकता के कारण खींच रहा है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान जो है क्यों खींच रहा है? तो उनकी जंग रोधकता के कारण जो है कुतुब मीनार के स्थित निकट जो है लौह स्तंभ खींच रहा है। पुनरावर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था, तो पुनरावर्धन जो है भुक्ति प्रांत जो है वह उत्तर बंगाल में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह जो है बाघ गुफाएं है। कहाँ है? तो बाघ गुफाएं है। 2 उदाहरण जो है वह उपलब्ध है गुप्त चित्रांकन के, जिसमें से दूसरा जो है बाघ की गुफाएं है और पहला क्या है? अजंता की गुफाएं। आपको ध्यान रखना है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह जो है समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था। रेशम बुनकरों की सिन्नी की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी जो है वह किस अभिलेख से मिलेगा? दसपुर शिलालेख से मिलता है। रेशम बुनकरों की सिन्नी की जानकारी जो है किस शिलालेख से? तो दसपुर शिलालेख से प्राप्त होता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक के जो भी क्वेश्चन थे उसे हमने कवर किया है। गुप्त काल के शासक को लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ये चैप्टर हमारा 9 था। आप अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करिए। फ्रेंड्स, आप हार्ड क्वेश्चन की ओर मत भागिए, पहले आप अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आसान होते हैं एग्जाम में उसे बनाने का प्रयास करिए। इसके लिए आप हमेशा 1 से 2 बुक को रिवीजन बार बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार कर सकते हैं करिए। और हमेशा एग्जाम से पहले बेसिक बुक को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं रिवीजन होते रहते हैं। इसलिए आप बेसिक बुक को जरूर ध्यान दीजिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसका बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद।